दीन गरीब भाभी ने बनाया ननद के लिए शादी का लहंगा। रोहित, सागर, कुणाल तीनों भाई जुआ खेलने के अड्डे पर जाते हैं। आज मेरे पास 2000 रुपए हैं जुआ लगाने के लिए। आज तो मैं जीत कर ही रहूंगा। सही कहते हो भाई, मेरे पास 200 और फालतू हैं। रोहित भैया, सागर भैया, ये गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी पत्नियां कितना परेशान होती हैं। हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए बजाय जुआ खेलने के। चुप कर, क्या मेहनत करें काम वाम करके। यहाँ पर इतने पैसे फेंकेगा तो दुगना जीत भी सकते हैं। और ये गुलामी मजदूरी मेरे से तो नहीं होती। हाँ भैया, मुझे भी नहीं होती। इसलिए छोटे, हमारी तरह यही खेला कर, राजा जैसा महसूस होता है। नहीं भैया, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता है। चुपचाप से मुंह बंद कर और हमारे साथ खेल। और गौरव भाई, आओ सट्टा लगाते हैं। रोहित से तीसरे नंबर का भाई छोटा और काफी समझदार था, इसीलिए वो दोनों भाई को गलत काम करने से रोक रहा था। पर दोनों भाई जुआ खेलने के इतने लतखोरी थे कि कुछ महीनों से काम धंधा छोड़कर सिर्फ पैसा डुबा रहे थे। और इतना ही नहीं, दिन रात नशा भी करते थे और अपनी पत्नियों पर हाथ भी उठाया करते थे। एक बार तो दोनों भाइयों ने पत्नियों के कमरे से पैसों की चोरी कर ली थी और 10-15 हजार को जुए में हार गए। उसके बावजूद भी बुरा हाल था। तीनों भाई जुए के अड्डे से कंगाल होकर घर आ जाते हैं। तभी ममता अपने पति से कहती है, अजी ये सब क्या है? आपने फिर से वही चीज दोहराई। आप अपने भाइयों को समझाने की जगह उल्टा उन्हें इसमें घसीटते हैं। ये दारू पीना, जुआ खेलना, पैसे चुराना आप कब खत्म करेंगे? तभी रोहित अपनी पत्नी के बाल पकड़ लेता है। ए, चुप अब। देख रहा हूँ कितनी देर से बक करे जा रही है। तूने पहले भी बहुत कहा था, और कितना भी कह ले, करूंगा मैं अपने मन की ही। मुझसे ये फालतू की नौकर वाली नौकर नहीं होती हैं। छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, मेरे बालों को छोड़ दीजिए। इन हरकतों की वजह से हम घर चलाने पर कैसे कैसे मजबूर हो रही हैं। ये सिर्फ हम औरतें ही जानती हैं। बस भैया, भाभी को छोड़ दीजिए। ये सब मत करा कीजिए पीने के बाद। तू पति पत्नी के बीच में मत आ। अगर शेफाली ऐसी करती है तो उसके साथ भी ऐसे ही होता। आपका दिमाग खराब है, आप कुछ भी बोलते हैं। बीच में ना बोल। ये कहते ही बहसबाजी बढ़ जाती है और फिर तीनों भाई की इकलौती बहन आस्था आती है। बंद कीजिए, बस बंद कीजिए आप। ये सब आप कैसे लड़ रही हैं? और भैया, आप दोनों को शर्म नहीं आती है? भाभियां कितनी मुश्किल से कैसे न कैसे घर पर काम करके खर्चा चला रही हैं। एक भाभी दर्जी का काम कर रही है तो दूसरी कढ़ाई कारीगरी का, और आप उन पैसों को भी ऐसे वाहियात चीजों में लगा देते हैं। कुछ नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लीजिए कि आपकी एक बहन भी है। सॉरी, माफ कर दे मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई। मैं तेरी भाभी के चरणों में गिर जाता हूँ। ऐसा कहकर रोहित अपनी पत्नी के पैरों में हाथ जोड़ता है और ड्रामा करता है, फिर बेहोश हो जाता है। फिर दोनों पत्नियां अपने पतियों को कमरे में ले जाती हैं। वहीं कुणाल को भी खांसी आती है और अनुराधा उसे काढ़ा बनाकर पिलाती है। आप देख रहे हैं ना अपने दोनों बड़े भाई की हालत। मैं नहीं चाहती आप ऐसे रहो, उनकी बात मत माना कीजिए। मैं जानता हूँ अनुराधा, एक तरह से मैं दोनों भाइयों को समझा ही रहा था, लेकिन नहीं समझते। खैर, कल मैं काम की तलाश करूंगा। अब काढ़ा पी लीजिए, कल तक आप ठीक हो जाएंगे। फिर कुणाल अनुराधा का बनाया हुआ काढ़ा पी लेता है। अगले दिन वो काम की तलाश में जाता है कि एक मोटरसाइकिल वाला उसे टक्कर मार कर चला जाता है, जिसमें उसके सीधे पैर की हड्डी टूट जाती है और फ्रैक्चर की वजह से घर पर रहना पड़ता है। घर की आर्थिक स्थिति अब बेहद दयनीय हो गई थी। दोनों भाई काम नहीं करते थे। ऐसे में दोनों बड़ी बहू, एक दर्जी और शेफाली, कपड़ों पर मोती से कारीगरी करने का काम करके घर का खर्च चला रही थी। तो वहीं तीसरी बहू अनुराधा घर का काम संभाल रही थी। ऐसे ही एक सुबह पड़ोसन रेवती आती है। अरे ममता, जरा इन्हें अच्छे डिजाइन के साथ कल तक सिल दो, मुझे शादी में जाना है अर्जेंट। और हाँ, बहुत सिंपल ब्लाउज है तो अपनी देवरानी से इस पर कारीगरी करवा देना। जो पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। जी ठीक है। फिर ममता रेवती का नाप लेने के बाद उसका ब्लाउज बनाती है। दीदी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इस ब्लाउज की, जब तक कच्ची सिलाई कर देती हूँ। आप आगे का काम कर लेना। एक तैयार हो जाएगा तो मैं उस पर मोती और कढ़ाई कर दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी उन्हें कल तक ब्लाउज देना था। मैं देख रही हूँ आप दोनों हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई काम कर रही हो। खाने का बिल्कुल होश ही नहीं है। पहले आप खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ पहले खा लेते हैं और मैं आपको गरम गरम फुलके बना कर दूंगी। देख रही हैं दीदी आप,
जब हम इस घर में शादी करके आए थे तो हमारी ननद काफी छोटी थी और अब देखो कितनी सयानी हो गई है, बिल्कुल शादी लायक। हाँ वो तो है। बस कीजिए भाभी जी। फिर ननद अपनी तीनों भाभियों को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। फिर ममता और आस्था ब्लाउज बनाने का काम करती हैं, जिसमें ननद भी मदद करती है और तीसरी बहू रसोई साफ करती है। फिर अपने पति को संभालती है। वक्त ऐसे ही गुजरता है। जवान ननद को देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुनकर तीनों भाभी को अच्छा नहीं लगता और वो रात भर जागकर मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में कई सारे लोगों के कपड़ों को सिलती हैं, कारीगरी करके सजाती हैं और पाई पाई बचाती भी हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत आस्था की शादी का पैसा जोड़ लेती हैं। आस्था को रोज कॉलेज जाता देख विकास नाम का एक अमीर लड़का उसे पसंद कर लेता है। दोनों की आंखों ही आंखों में कभी कभार बातें होती थीं। फिर विकास आस्था के घर पर अपनी माँ के साथ रिश्ता लेकर आता है। जी नमस्ते, मैं विकास। दरअसल मैं वो। जी नमस्ते, मैं अंकिता अपने बेटे विकास का रिश्ता आपकी ननद आस्था के लिए लाई हूँ। मेरे बेटे ने बताया उसके बारे में और वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए मैं शादी का रिश्ता लाई हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हमें सब पता है। लड़की आप एक जोड़े में ही भेज दीजिए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। क्या सच में आपकी कोई मांग नहीं है? कोई दहेज की बात नहीं है? जी कुछ भी नहीं। हम जानते हैं आपकी ननंद काफी सर्वगुण संपन्न है, हमें तो बस वही दे दीजिए। दीदी हाँ कर दीजिए, मुझे तो रिश्ता सही लग रहा है। फिर ममता आस्था से आंखों के इशारे से पूछती है और वो शर्मा कर चली जाती है। जिसके बाद आस्था की तीनों भाभियां विकास से उसके रिश्ते को तय कर देती हैं, उनका मुंह मीठा कराती हैं और वो चले जाते हैं। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक जोड़े में भेजने के लिए तब भी हमें बहुत कुछ चाहिए। हम कहाँ से ननद जी का लहंगा लेंगे? वो भी अच्छा सा तो लाना पड़ेगा ना, अमीर घर में जो जा रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, हम इतने दिन से आस्था के लिए पैसे जोड़ रहे थे, उनसे शहर से एक अच्छा लहंगा मंगवा लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर तीनों भाभियां और लोगों के कपड़े सिलकर दूसरे गांव में बेचती हैं, पैसों को जमा करती हैं। फिर शहर से एक सस्ता और बढ़िया लहंगा लेकर आती हैं, लेकिन उस लहंगे की चमक दोनों नशेड़ी भाइयों को प्रभावित करती है और वो लहंगा चोरी करके उसे भी बेच देते हैं। तभी लहंगा ना मिलने पर ममता कहती है, हे भगवान, लहंगा कहाँ गया? बड़ी मुश्किल से हमने वो लहंगा लिया था, अब 2 दिन बाद शादी है आस्था, क्या पहनेगी उसमें? मुझे लगता है भाभी हम मेरी शादी नहीं हो पाएगी। दीदी मैंने दोनों भाई साहब को देखा है, वो लहंगा लेकर चले गए हैं। वो दोनों कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन दीदी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्यों ना हम तीनों अपनी किसी बढ़िया साड़ी से आस्था का लहंगा ब्लाउज और दुपट्टा तैयार कर देते हैं। हम दोनों को इतनी कारीगरी तो आती ही है। हाँ भाभी, शेफाली भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, प्लीज मेरी शादी का लहंगा बना दीजिए। ठीक है। फिर तीनों भाभियां अपनी अच्छी साड़ी को लेकर आती हैं, जिसमें से ममता काट पीट कर एक सुंदर लहंगा बना देती है, जिसे शेफाली कारीगरी करके सजाती है। और 2 दिन बाद जब आस्था वो लहंगा पहनती है तो तीनों भाभी उसकी नजर उतारती हैं। तू नजर न लगे, आज हमारी आस्था को बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। देखना नंदोई जी तो देखकर बेहोश हो जाएंगे। शुक्रिया भाभी, आप तीनों ने मेरे लिए बचपन से ही बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा और शादी भी की। जो काम मेरे तीनों भैया को करना था वो आप तीनों ने किया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अरे बस पगली, अब जाकर 7 फेरे लो। फिर तीनों भाभी आस्था को मंडप में ले जाती हैं, जहां वो विकास के साथ शादी करती है और अपनी ससुराल जाकर खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं तीनों भाभी भी अपना खुद का दर्जी और कारीगरी का काम करके मुकाम हासिल करती हैं और अपने पतियों की लत भी छुड़वा देती हैं। मेकअप करने वाली सास बहू। संजना अपने घर में एक बहू, बेटे और अपने पति के साथ रहती थी। दोनों सास बहू को मेकअप करके अपनी सुंदरता को निखारने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उन्हें जब भी मौका मिलता तो वो दोनों मेकअप करने लग जाया करती थी। अरे बहू सब्जी बना ले। माँ जी मैं भी मेकअप कर रही हूँ, आप ही बना लो। अरे मैं तेरी सास हूँ समझी, जितना बोला है उतना कर। प्रिया गुस्से में उठकर अपनी सास के पास आई। संजना भी अपने कमरे में शीशे के आगे बैठकर मेकअप करते हुए खुद को निहार रही थी। क्या सासू माँ, आप हमेशा ही मेकअप में घुसी रहती हो? अरे बाप की उम्र नहीं है ये सब करने की।
चुप कर, मैं मेकअप करके तुझसे ज्यादा सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए तू मुझसे चिढ़ती है, वरना दूर दूर तक मेरी सुंदरता के चर्चे हैं। अरे मैं आपसे क्यों चिढ़ने लगी, आप मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। अरे चल चल, मेरे आगे तो तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है, कहाँ मैं और कहाँ तू। अपनी सास की बातें सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा चिढ़ गई। अब यहाँ खड़े होकर ज्यादा मुझे अपना मुंह मत दिखा, जा जाकर सब्जी बना और मुझे मेरा मेकअप करने दे। प्रिया गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपनी सास के कमरे से निकल आई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। इस उम्र में भी मेरी बुढ़िया सास जवान दिखना चाहती है, न जाने खुद को क्या समझती हैं। मुझे यहाँ काम पर लगाकर खुद अपना मेकअप कर रही हैं। प्रिया ऐसे ही गुस्से में अपनी सास को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। उसने इसी गुस्से में खाना बनाने को भी रख दिया और फिर चलो अब इतनी ये सब्जी तैयार होती है, तब तक मैं जाकर मेकअप कर लेती हूँ। प्रिया अपने कमरे में गई और श्रृंगार दान के आगे बैठकर अपना मेकअप करने लगी। मेकअप करते करते वो उसमें इतनी ज्यादा खो गई कि उसे प्रेशर कुकर की सीटियों की भी आवाज सुनाई नहीं दी और सारी सब्जी जल गई। कुछ देर बाद जब अमित घर आया, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? अरे नहीं! अमित जल्दी जल्दी किचन में भागता हुआ गया और उसने जल्दी से जाकर गैस को बंद कर दिया। हद है, अगर किचन में आग लग जाती तो? पता नहीं ये माँ और प्रिया कहाँ हैं? माँ, प्रिया! अमित जोर जोर से आवाज लगाने लगा। काफी देर बाद दोनों सास बहू के कानों में आवाज पड़ी। क्या है, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? ये बताइए कि आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? क्यों, क्या हुआ? अरे आज जो तुमने किया है उससे हमारे घर में आग भी लग सकती थी। मेरी समझ नहीं आता कि आप लोगों का दिमाग मेकअप के सिवा और कहीं चलता क्यों नहीं है। फालतू बकवास मत कर, इस सब में बस प्रिया की गलती है। इसने ही सब्जी बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया। ओ हो, और आप जो घंटों से आईने के आगे खुद को निहार रही थी, क्या आपका कोई फर्ज नहीं बनता कि आप भी घर के कामों पर ध्यान दो? अरे बाबा, आप चुप भी करो, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से ध्यान रखना। अमित की बात पर दोनों सास बहू ने गर्दन हिला दी। लेकिन अगली सुबह, माँ जी आप जरा दूध को उबाल दीजिए, मैं मेकअप कर रही हूँ। मैं भी वही कर रही हूँ, तू जाकर दूध को उबाल, समझी? दोनों सास बहू अपने आमने सामने हाथों में कॉम्पैक्ट मिरर लिए मेकअप थोपते हुए बहस कर रही थी कि तभी विवेक वहाँ आ गया। तुम दोनों को कोई दूसरा काम भी है? चुप रहिए, इस तरह लड़ना बंद करो और जाकर घर के काम करो, और हाँ ये मेकअप मुझे दो। विवेक ने उन दोनों के हाथों से उनका मेकअप छीन लिया। अब ये तुम्हें सब जब वापस मिलेगा जब तुम दोनों घर के काम निपटा लोगी। दोनों सास बहू बहुत उदास हो गई और मेकअप वापस पाने के लिए जल्दी जल्दी कामों को निपटाने लगी। लेकिन उन दोनों का सारा ध्यान तो मेकअप में ही पड़ा हुआ था। हाय मेरा मेकअप, संजना ऐसे सोचते हुए दूध को उबाल रही थी कि तभी दूध निकल गया। अरे अरे ये क्या हो गया? तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी सफाई करते हुए बस मेकअप के बारे में ही सोच रही थी और उसने एक बहुत ही कीमती गुलदान को तोड़ दिया। अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो ससुर जी का मनपसंद गुलदान था। इससे पहले ससुर जी से देखें, मुझे इसे साफ करना होगा। प्रिया ने जल्दी जल्दी उसे साफ किया और शाम तक किसी तरह दोनों सास बहू ने अपना दिन बिताया। सुनिए जी, अब तो हमारा मेकअप हमें वापस दे दीजिए। बिल्कुल, ये लो। विवेक ने उन्हें उनका मेकअप लौटा दिया और वो दोनों फिर से मेकअप में ही लग गईं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। मेकअप की वजह से छोटे छोटे काम बिगड़ना तो पूरे परिवार के लिए आम सी बात थी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों सास बहू के मेकअप की डिमांड्स बढ़ती ही जा रही थी। वो दोनों हर थोड़े दिनों में ब्यूटी पार्लर जाती और हजारों रुपए उड़ाकर घर लौटती थी। उनकी इन बातों से अब विवेक और अमित परेशान हो चुके थे। बाबा, मुझे लगता है कि अब तो हमें इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना इन दोनों का मेकअप हमें बर्बाद कर देगा। सही कहा, मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, तो फिर बताइए। विवेक ने अमित को अपना आइडिया बता दिया। अमित को भी उसका आइडिया काफी पसंद आया और फिर दोनों बाप बेटे ने वही करने की सोची। रात को जब प्रिया और संजना सो गए तो विवेक और अमित उठे। बेटा लग जा काम पर। उन दोनों ने रात ही में उनका सारा मेकअप का सामान एक बोरे में भरकर घर के मैदान में दबा दिया। काम हो गया, अब जल्दी से सोने चलते हैं। वो दोनों जाकर ऐसे लेट गए जैसे कुछ किया ही ना हो। और अगली सुबह, हे भगवान, मेरा मेकअप कहाँ है? मेरा भी गायब है।
देख प्रिया, मैं जानती हूँ कि तूने ही उसे कहीं छिपाया है। चल बता कहाँ है। सासू माँ, उसे आपने छिपाया है, जल्दी से मुझे दे दीजिए। मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। दोनों सास बहू में काफी देर बहस हुई, लेकिन किसी को मेकअप की खबर नहीं थी। तब अमित और विवेक वहां आए और बोले, तुम्हारा मेकअप हमारे पास है। क्या? लेकिन क्यों? वापस दीजिए ससुर जी, ये औरतों की चीज है। नहीं, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो प्रिया, माँ, मेकअप वेकअप बस ऊपरी सुंदरता के लिए है। इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत या फिर कहूँ सबसे बड़ी कमजोरी मत बनाइए। आपको बिना मेकअप के जीने की आदत डालनी पड़ेगी। कल को अगर आपके ये खर्चे हमें लेकर डूब गए तो हमारे पास न खाने को होगा और न ही लगाने को। आपको इस तरह से किसी भी चीज का आदी नहीं हो जाना चाहिए। मैं आपको मेकअप करने को मना नहीं कर रहा हूँ, आप मेकअप लगाइए, लेकिन बस एक सीमा के अंदर, क्योंकि हद से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। समझिए, आप इस तरह इस चीज की आदी मत बनिए। अमित की बात सुनकर दोनों सास बहू शांत हो गई। शायद आप सही कहते हो। हम तो इस चीज की वजह से अभी तक पागलपन कर रहे थे, लेकिन आज तूने हमारी आंखें खोल दी। फिर क्या था, दोनों सास बहू के सर से मेकअप का भूत उतर गया और इसी वजह से उनका कामों में मन भी लगने लगा। अब उन दोनों में लड़ाइयां भी नहीं होती थी और पूरा परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहता था।